नेक्स्ट इंसिडेंट है आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और इस रिपोर्ट का अपने आप में ही Subscribe एक for more लेवल है, content. क्योंकि उस समय के भारत सचिव जो हुआ करते थे, उस समय के भारत सचिव, ठीक है, 1928 में भारत सचिव कौन हुआ करते थे? लॉर्ड बिरकनहेड हुआ करते थे। कौन होते थे? लॉर्ड बिरकनहेड। अगर यहाँ नाम है तो मैं अभी बताता हूं आपको, ये रहा। लॉर्ड बिरकनहेड जो है उस समय के एसओएस यानी भारत सचिव हुआ करते थे और इंडियंस को पहली बार चुनौती देते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो अपना कोई संविधान छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बना के दिखाओ, ताकि हम ये समझ सके कि हम आपको आजादी दे सकते हैं। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसी रिपोर्ट को पब्लिश कब किया गया? 1928 में। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी? सबसे पहली बात थी इसके अंदर कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ठीक है, इंडिया को आजाद किया जाए और एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा इसको दिया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट था कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, पूरे तरीके से कंप्लीट गवर्नमेंट बनाई जाए। दूसरा, प्रांतों को फ्रीडम दी जाए अपने मामलों में। इसके बाद में केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया जाए, यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, ये बात इस चीज में कही गई। और इसके बाद में केंद्र के अंदर एक द्विसदनीय विधायिका बनाई जाए, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंटर के अंदर डायरकी सिस्टम लेके आया जाए। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, सेम उसी समय उस समय भी ये मांग की गई कि सेंटर के अंदर एक डायर की एक द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट लेके आना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में 1929 में, इसके अगले साल, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होता है, जो कि 1929 में होता है। एग्जाम में कई बार आता है दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिल्ली घोषणा पत्र कब आता है? ये आता है 1929 में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें यह बात स्पष्ट करना था कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमेनियन स्टेटस दिया जाए, बल्कि बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जाएगी। यानी डोमेनियन स्टेटस कब दिया जाए इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड ये करेगा जब भी दिया गया तो इस तब को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लागू करेंगे, ठीक है। यानी भारत को डोमेनियन स्टेटस किस तरीके से दिया जाए, ये सारी बातें आपका दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन में ही पास कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद में कांग्रेस का बहुमत जरूर होना चाहिए इस बैठक में, यह भी बताया गया, ठीक है। और कांग्रेस ने कहा कि जो राजनीतिक अपराधी हैं उनको क्षमादान दिया जाए, ठीक है। और ये सारे का सारा जो है आप दिल्ली घोषणा पत्र के दौरान ही करा जा रहा था। राजनीतिक अपराधी का मतलब था 1929 की बात हो रही है, यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पकड़ लिया गया था। यानी ऐसे कोई राजनीतिक अपराधी हैं तो उनको फांसी की सजा नहीं दी जाए, कुछ नॉर्मल सजाएं दे दी जाए, उम्र कैद दे दी जाए, पर उनको फांसी ना दी जाए। नेक्स्ट है आपका दांडी मार्च। दांडी मार्च जो होता है आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक के लिए होता है। और इस मार्च को गांधी जी स्टार्ट करते हैं गुजरात के साबरमती आश्रम से। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की ये यात्रा शुरू होती है, जो को दांडी सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये यात्रा शुरू होती है आपकी 5 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 12 मार्च को शुरू होती है और खत्म कब होती है? 5 अप्रैल को खत्म होती है। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक का जो समय है, ये दांडी मार्च तक का समय है। इसमें टोटल आपको जो डे लगते हैं गांधी जी को, वो कितने लगते हैं? 24 दिन का समय लगता है और लगभग 240 माइल तक की दूरी जो है वो गांधी जी तय कर लेते हैं, ठीक है। 240 माइल की दूरी तय करते हैं और 24 दिन का गांधी जी को समय लगता है। और फाइनली गांधी जी दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से स्टार्ट करी? तो आप बताएंगे साबरमती से। कितने दिन चली? 24 दिन चली। 240 मील की इन्होंने यात्रा करी। और फाइनली कितने लोग गांधी जी के साथ में थे जब ये यात्रा शुरू हुई? तो गांधी जी जब ये चले थे तो 78 जो फॉलोवर्स थे वो गांधी जी के साथ थे। और गांधी जी जैसे ही नमक बनाते हैं तो भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? उस मूवमेंट को बोला जाता है आपका सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका 1930 में स्टार्ट होता है। और ये मूवमेंट जो था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बराबर ही था, उससे बड़ा मूवमेंट था ये, क्योंकि इस मूवमेंट में जो राजनीतिक कैदी थे उनकी संख्या एनसीएम से 3 गुना ज्यादा थी। लगभग 3 गुना ज्यादा ये लोग उस समय थे। इसमें कुछ ऐसी बातें जो कि सिविल डिसओबीडियंस के समय में नहीं रही, जैसे जो मुस्लिम्स थे उनका पार्टिसिपेशन यहां पर ना के बराबर रहा। जितना पार्टिसिपेशन आप एनसीएम के अंदर देखते हैं उसका 1% पार्टिसिपेशन आप सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, तो कब स्टार्ट होता है आपका 1930 में। बाकी एनसीएम मूवमेंट वाली सारी जितने भी बातें हैं वो सब सीडीएम के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक अलग बात जो कि आपका सीडीएम के अंदर देखने को मिलती है, जो कांग्रेस थी इसने पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य बनाया। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य किस मोमेंट के दौरान बनाया, तो आप बताएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। बट ऐसा हुआ क्या कि कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना मोटो बना लिया। तो ये इंसिडेंट जो होता है, थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। देखिए होता क्या है, कांग्रेस के हर साल सेशन हुआ करते थे। तो कांग्रेस का एक सेशन होता है आपका लाहौर सेशन, जो कि 1929 में होता है। लाहौर सेशन के दौरान, ये दिसंबर में होता है, ठीक है, लाहौर सेशन कब होता है, दिसंबर 1929 में। इस सेशन के दौरान जो कांग्रेस होती है पहली बार एक नारा पेश करती है, और पहली बार जो है भारत के लिए एक अलग ही मांग जो है उसको एक्सेप्ट करती है, और उस मांग का नाम था पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया, लाहौर सेशन 1929 के दौरान किया। और ठीक इसके अगले साल यानी जनवरी 1930 में, जनवरी 1930 में कांग्रेस ने, और ये जनवरी भी 26, पूरी डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 के दौरान, 26 जनवरी 1930 के दौरान इंडियंस ने फर्स्ट टाइम अपना स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा, वो कब मनाया हम लोगों ने आजादी से पहले, तो आप बताएंगे 1930, 26 जनवरी 1930 को। और यही कारण था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस ने अपना जो नारा लिया वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लिया। कारण आपका लाहौर सेशन, ठीक है, बस यही था। तो अब सीडीएम मूवमेंट इतनी बड़े लेवल में स्टार्ट हुआ कि अंग्रेज सरकार को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढना था, और इसी सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए अंग्रेज सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलनों की शुरुआत करी। तो 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं, आपको तीनों याद रखने कि कौन गोल मेज सम्मेलन कब हुआ। तो पहला गोल मेज सम्मेलन आपका स्टार्ट होता है जनवरी 1930 से, और खत्म होता है नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है, जनवरी 1931 में खत्म होता है। यानी पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में स्टार्ट हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में स्टार्ट होता है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने, एग्जाम में बहुत बार समिट्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। पहला 1930, दूसरा होता है 1931, और तीसरा होता है 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखने। और इसमें जो 1931 वाला समिट है यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरे गोलमेज समिट में गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो आप बताएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज समिट में, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे इंग्लैंड, तो उस समय राजपूताना नामक जहाज में बैठ के गए, और गांधी जी के साथ में उस समय महादेव देसाई
मदन मोहन मालवीय और मीरा बहन, ये तीन लोग जो है गांधी जी के साथ जाते हैं। तो गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, गांधी जी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बताएंगे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। और बाकी क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया, तो आप बताएंगे उस समय दो नेता ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा हो रहे थे और एक पार्टी थी। तो पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, जो कि तीनों गोलमेज समिट्स का हिस्सा बनी। और जो नेता थे पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी तीनों गोलमेज समिट्स का ही हिस्सा बनते हैं। ठीक है। अब होता क्या, 1932 में तीसरा गोलमेज समिट खत्म होता है तो अंग्रेज सरकार जो होती है ये कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देती है, सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र, जिससे जो हरिजन लोग होते हैं वो उनको अलग से बांटने की कोशिश कर रही थी। हिंदू मुस्लिम पहले ही बांट चुकी थी सरकार, अब बात कर रही थी वो निचली जातियों को स्वर्ण जातियों से अलग करना चाह रही थी। तो निचली जातियों को स्वर्ण जातियों से अलग करके और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी वो आगे बढ़ाए, इसको खत्म करने के लिए गांधी जी अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है, जिस पैक्ट को बोलते हैं पूना पैक्ट। एग्जाम में कई बार आता है पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, तो पूना पैक्ट हुआ आपका गांधी एंड अंबेडकर के बीच में। ठीक है। कब होता है, 1932 में होता है पूना पैक्ट। क्यों होता है पूना पैक्ट, अंग्रेजों के द्वारा जो कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी इन अवार्ड्स को खत्म करने के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई, अंबेडकर से बोलते हैं कि जो निचली जाति है हम इनको अलग से कम्युनल सीट्स ना देकर इनको अपनी ही जो सीट है उसी में से इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। ठीक है। इसके बाद में 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता के बाद में गांधी जी को यरवदा की जेल में डाल दिया जाता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1933 में गांधी जी जो हैं वो वर्धा आश्रम चले जाते हैं। और गांधी जी 1948 तक, जब तक 47 तक, जब तक भारत आजाद नहीं होता है, गांधी जी वर्धा आश्रम के अंदर ही रहते हैं। और एग्जाम में कई बार आता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब छोड़ा, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा दांडी मार्च के दौरान। ठीक है। 1930 में दांडी मार्च के दौरान गांधी जी साबरमती आश्रम छोड़ देते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। और यही कारण रहता है कि गांधी जी जो है आपका 1947 तक कहां पे रहते हैं, वर्धा आश्रम में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, गांधी जी ने जो मैंने आपको बात बताई थी वो यहाँ लिखा हुआ है आपका, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट के बाद में गांधी जी ने जो निचला वर्ग हुआ करता था इनको अलग से एक नया नाम दिया, और नाम क्या था, हरिजन। तो एग्जाम में कई बार आता है हरिजन नाम किसने दिया निचली जातियों को, तो हरिजन नाम दिया गांधी जी ने। ठीक है। कब दिया, पूना पैक्ट के दौरान। और एक मैगजीन भी इन्होंने चालू करी जिसका नाम था हरिजन मैगजीन, हरिजन पत्रिका। तो हरिजन पत्रिका किसने चलाई, गांधी जी ने चलाई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र क्या है भाई, तो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र कब लागू होता है, ये होता है आपका 1937 में। ठीक है। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र कब लागू होता है, 1937 में होता है। तो 1937 में कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और लड़ने के बाद में 1161 सीटों में से 716 सीटों पर यह चुनाव जीत जाती है। ठीक है। तो एग्जाम में कई बार आता है कि 1937 के इलेक्शन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, कांग्रेस ने कितनी सीटों पर हासिल किया था, 716 सीटों में। इसके बीच में दो फेमस कांग्रेस के सेशन, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम गांधी पीरियड है तो पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड है। तो दो फेमस सेशन आते हैं। पहला सेशन आता है आपका 1938 का। ठीक है। इस 38 के सेशन को बोलते हैं हम हरिपुरा। हरिपुरा सेशन। और एक आता है आपका 1939 का सेशन। इस 39 के सेशन को बोलते हैं त्रिपुरी सेशन। तो इन दोनों सेशन के जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, कांग्रेस के जो दोनों सेशन होते हैं, इन दोनों सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, इस प्रेसिडेंट का नाम क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938-1939 के सेशन का दोनों प्रेसिडेंट चुना जाता है। और इसी बीच में गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के साथ में मतभेद चालू हो जाता है। होता कैसे, जब
होता क्या है, 1915 में गांधी जी आते हैं और 1920 में आते आते गांधी जी जो होते हैं इंडियन पॉलिटी में एक बहुत जाना पहचाना चेहरा बन जाते हैं। और 1920 से लेकर 1938 तक कांग्रेस के जितने भी सेशन होते हैं, किसी में भी अध्यक्ष के पद के लिए इलेक्शन नहीं होता, गांधी जी जिसका नाम प्रपोज करते हैं वो बन जाता है। पर होता क्या है, 1938 में पहली बार जब सुभाष चंद्र बोस एंटर करते हैं तो इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होते हैं तो गांधी जी पहली बार इस चीज को पचा जाते हैं। पर सेकंड टाइम जब इलेक्शन होता है 1939 में, क्योंकि पहली बार 99% वोटों से सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, मेजोरिटी मिलती है उनको, और 39 में जब इलेक्शन होता है तो गांधी जी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, इसका नाम होता है डॉक्टर सीतारामैया। और सीतारामैया जो होते हैं बोस के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, और फिर भी 99% वोट जो है वो बोस को मिलती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के कैंडिडेट को हरा देते हैं, और कैंडिडेट को हराने के बाद में जो गांधी जी होते हैं वो आमरण अनशन पे चले जाते हैं। उनको बड़ा दुख होता है कि उनका कैंडिडेट हार गया। पर जब बोस को इस बात का पता लगता है कि गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता पद से, उसके प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे देते हैं। और इस रेजिग्नेशन के बाद में कांग्रेस से पार्टी छोड़ते हुए एक नई पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। पर क्वेश्चन पता क्या आता है, मैक्सिमम टाइम आता है कि जो आपका त्रिपुरी हरिपुरा सेशन जो हुआ था, ठीक है, जो आपका हरिपुरा सेशन हुआ था, इस सेशन में हरिपुरा सेशन के दौरान, सॉरी, त्रिपुरी सेशन के दौरान जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो त्रिपुरी सेशन के दौरान जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक तरीके से नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, क्योंकि देखो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे चुके हैं, और अगर हम बात करें डॉक्टर सीतारामैया वो हार चुके थे, वो वैसे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो अब ऑप्शन था प्रेसिडेंट किसको बनाए, तो प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एग्जाम में कई बार आता है त्रिपुरी सेशन के दौरान या 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।